शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दानापुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां होटल में शराब पार्टी का खुलासा हुआ है। होटल सूर्या इन में ये शराब पार्टी चल रही थी। छापेमारी के दौरान इसका खुलासा हुआ है। खगौल पुलिस ने होटल में छापेमारी की है। होटल के कमरे से विदेशी शराब बरामद किए गए हैं और शराब पार्टी करते 5 लोग गिरफ्तार किए गए। होटल मैनेजर और रिसेप्शनिस्ट इसमें शामिल था। करीब 6.5 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। शराबबंदी कानून को लेकर पुलिस का अभियान तेज हो गया है। करीबन 10:30 बजे रात को खगौल थाना को सूचना मिली कि एक होटल है सूर्या इन, जो त्रिभुवन मोड़ कैंट खगौल रोड के पास में है। उसमें कुछ लोग दारू वगैरह पी रहे हैं और उसमें पार्टी कर रहे हैं। खबर मिलते ही एक छापामारी टीम का गठन किया गया। SHO खगौल के नेतृत्व में वहां होटल में जाया गया और जो सूचना दी गई थी उस पर कार्रवाई की गई। इस सूचना के सत्यापन करने के क्रम में तलाशी ली गई। होटल की तलाशी के क्रम में 5 व्यक्ति जिनका नाम है विनोद कुमार, अरविंद सिंह, अंकित कुमार, अभिषेक कुमार और दीपक कुमार, ये सब नशे की हालत में पाए गए। इन लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। और आपको याद होगा 2 दिन पहले भी पटना के होटल में एक छात्रा के साथ उसके पिता के सामने छेड़खानी हुई थी और अब दानापुर की तस्वीर कई सवाल खड़े करती है। सवाल ये, क्या होटल अपराध का अड्डा बन रहा है? क्या पुलिस को होटलों में चल रही गतिविधि की खबर नहीं रहती है? क्या होटल संचालकों की पुलिस से सांठगांठ है? दरभंगा के BDO चंद्रमोहन पासवान के 6 ठिकानों पर EOU की छापेमारी खत्म हो गई है। टीम ने दरभंगा और मधुबनी समेत कुल 6 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की। दरभंगा में केवटी प्रखंड कार्यालय, उनके सरकारी आवास, बहादुरपुर प्रखंड के बहादुरपुर स्थित निजी आवास और एक रिश्तेदार की दुकान पर छापेमारी की गई। मधुबनी में बाबू बरही प्रखंड स्थित उनके बौसी गांव के पैतृक आवास, एक मॉल और गुलाब तारा देवी नर्सिंग होम में भी EOU की टीम ने छापेमारी की है। इन स्थानों से भी कई अहम दस्तावेज और अन्य सामग्री जब्त कर टीम अपने साथ ले गई। छापेमारी समाप्त होने के बाद EOU के DSP ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कार्रवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण कागजात बरामद हुए हैं, जिनकी फिलहाल जांच जारी है। वो महाभ्रष्ट है और 11 उनका डीड मैंने दिया था, जो उनकी पत्नी के नाम से सविता कुमारी जी हैं, है ना, जो दरभंगा के बहादुरपुर थाना अंतर्गत पड़ती हैं। उसके अलावा 2 एड्रेस पर जो है सो मैंने विसंगति हुई। बहादुरपुर भी उसमें नाम अंकित था, उसके बाद जो है सो आपको बाबू बरी में भी था। उसके अलावा 900 ग्राम सोना, जो 925 ग्राम सोना, उसके बाद जो है सो नेपाल में इनका जो है सो अकूत संपत्ति और इनका ससुराल है सीतामढ़ी। BDO साहब के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का कांड दर्ज हुआ था, उसी में सर्च वारंट के तहत हम लोग सर्च कर रहे थे। कितने कुछ मिला सर यहाँ पर? ऐसा कोई ऐसा कागजात। कितनी टीम सर छापेमारी के लिए पहुंची थी? यहाँ 2 टीम है। तो पटना में ठेकेदार रिशु श्री के ठिकाने पर आज विशेष निगरानी इकाई की टीम ने धावा बोला है। सुबह ही SVU की टीम मीठापुर स्थित कामता राम सखी अपार्टमेंट के फ्लैट 5A में छापेमारी कर रही है। SVU के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रिशु श्री के यहां शुरू हुई एक तलाशी की कार्रवाई लंबी चल सकती है। रिशु श्री पर सरकारी ठेके में हेराफेरी कर अपनी कंपनी को करोड़ों का लाभ पहुंचाने का आरोप है और अब कार्रवाई की जा रही है, जिसे बताया जा रहा है कि छापेमारी लंबी चलेगी। तो विशेष निगरानी इकाई की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। पटना में यह कार्रवाई जारी है, जिसके तहत रिशु श्री के ठिकाने पर छापेमारी चल रही है। मीठापुर में अपार्टमेंट में यह छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि सरकारी टेंडर में हेराफेरी करने का आरोप है। ठेकेदार रिशु श्री के ठिकाने पे जो है SVU की छापेमारी चल रही है, तलाशी अभियान चल रही है और ये देख सकते हैं कि ये रिशु श्री का ये फ्लैट है 5A। ये जो अपार्टमेंट है कामता राम सखी इनक्लेव, इसके ये 5वां तल्ला पे 5A अपार्टमेंट है, जहाँ पे SVU की टीम जो है वो पहुँची है। और रिशु श्री के ऊपर जो आरोप हैं वो ये है कि सरकारी
में जो है वो सरकारी जो अधिकारी हैं, IAS अधिकारियों से मिलकर के सरकारी जो ठेका होता है उसमें हेरा फेरी करना और अपनी कंपनी को लाभ पहुंचाना, साथ ही साथ जिन IAS अधिकारियों से संरक्षण प्राप्त होता था, जानकारी मिलती थी सरकारी ठेका के संदर्भ में, जिसको हेरा फेरी करके ऋषि जो है वो करोड़ों की संपत्ति इन्होंने जो बनाया है, इसका एक हिस्सा जो है वो उन IAS अधिकारियों को भी दिया करते थे जो इन्हें जानकारी साझा करते थे सरकारी टेंडर को लेकर के, यहाँ तक कि विदेश टूर भी कराने का आरोप है। और इस मामले में ईडी भी जो है वो अपने स्तर से छानबीन की है। ईडी ने इनके जो विभिन्न ठिकाने हैं पटना, मुजफ्फरपुर के अलावा जो है दूसरे राज्यों में जो ठिकाने हैं, सूरत है, उसके अलावा दिल्ली है, उसके अलावा पंजाब है, कई ठिकाने जहाँ हैं वहाँ पे भी रेड पिछले वर्ष की है। और ईडी के जो है पत्र के बाद ही जो है SBU में मामला दर्ज हुआ था। SBU की टीम जो है वो आज सुबह इनके ठिकाने पे पहुंची है और यहाँ आकर के जो रेड है, छापेमारी तलाशी की जो कार्रवाई है वो ईडी ने पहले किया था और आज SBU की टीम जो है वो सुबह पहुंची है यहाँ पे और आकर के इनके जो ठिकाने हैं यहाँ छापेमारी तलाशी जो है वो इनके द्वारा SBU के ऑफिसरों के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। तलाशी जब पूरी होगी तो विस्तृत जानकारी SBU की तरफ से दिया जाएगा, ये ऐसा SBU के अधिकारियों का कहना है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, SIR की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की शक्तियों को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि SIR कराना चुनाव आयोग का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में SIR चलता रहेगा। निर्वाचन आयोग ने शक्तियों के बाहर काम नहीं किया है। SIR प्रक्रिया में कोई खामी भी नहीं है। इस फैसले के साथ ही ये स्पष्ट हो गया कि निर्वाचन आयोग की जो शक्तियां हैं वो बरकरार हैं। अदालत ने माना है कि निर्वाचन आयोग ने ये प्रक्रिया अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत की है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने में नियमों का पालन किया गया और लोगों को नोटिस देने, अपनी बात रखने का मौका भी मिला है। अदालत ने यह भी कहा कि कौन कौन से दस्तावेज मान्य होंगे ये तय करने का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास है। आधार कार्ड को भी कोर्ट के आदेश के बाद दस्तावेजों की सूची में शामिल किया गया और ये व्यवस्था मनमानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि SIR के दौरान निर्वाचन आयोग ने किसी की नागरिकता तय नहीं की, बल्कि सिर्फ ये देखा कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल होने के योग्य है या नहीं। अदालत ने कहा कि SIR प्रक्रिया से किसी को नागरिकता मिलती या छिनती नहीं। कोर्ट ने निर्देश दिया है जिन लोगों के नाम गैर नागरिक होने के शक में हटाए गए उनके मामलों को 4 हफ्ते के भीतर गृह मंत्रालय और विदेशी न्यायाधिकरण जैसी संबंधित एजेंसियों को भेजा जाए ताकि नागरिकता पर अंतिम फैसला वही करे। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का SIR के ऊपर फैसला आ गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SIR की पूरी प्रक्रिया सही है। SIR कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम है और SIR जो इलेक्शन कमीशन ने कराया है वो बिल्कुल ठीक कराया है। वो संविधान के अनुकूल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुकूल है, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है उसके अनुकूल है। जो SIR के बारे में बहुत सारे अपवाद बताए गए थे, SIR की बहुत सारी कमियां बताई गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन कमियों को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर तरीके से पूरा SIR किया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पहला बयान भी सामने आ गया। ECI मतदाताओं के साथ था और रहेगा, ये बयान दिया गया है और इसके साथ ये भी कहा गया कि राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम है मतदान। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है आपको दिखाते हैं। अधिकार है, इस अधिकार को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। संवैधानिक संस्था है, लगातार SIR कोई आज से हो रहा है ऐसा नहीं है, वर्षों पहले भी SIR हुआ था। जो डबल डिजिट जिसमें 2-2 बार जिनका नाम है वोटर लिस्ट में, या परमानेंट शिफ्टेड हो गए या मृत्यु हो गई, या ऐसे कोई घुसपैठिए हों, रोहिंग्ये हों, ऐसे लोगों को नाम काटा छाड़ा जाता है और वही काम पूरे देश में भी हो रहा है। बिहार में भी हुआ था। जब बिहार में हुआ था तो राहुल गांधी यात्रा निकाले थे। जनता ने क्या हश्र किया है। सही काम का आप जाके विरोध करेंगे तो जनता तो जागरूक है। बंगाल में भी बहुत हल्ला हुआ,
बंगाल में भी सुपड़ा साफ हो गया जिन लोगों ने हल्ला किया। अब पूरे देश में एसआईआर चल रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरह का डाउट क्रिएट करने का कोशिश किया गया लोगों के माइंड में, ये जितने लोग ये काम कर रहे थे विपक्ष के, वो सारे इंस्टीट्यूशन को खत्म कर देना चाहता है। और एक मन में डाउट लोगों के कि जो हो रहा है वहां आपका नाम काट देगा, गलत तरीके से हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा वर्डिक्ट दिया है और पूरे जो फाउंडेशन है इंडियन डेमोक्रेसी का या कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कितना डीप रूटेड है उस चीज को दिखाया है कि एसआईआर बिल्कुल सही था। सम्राट सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर अब जमीन पर भी दिखने लगा है। अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। बीते 10 दिन में 8 एनकाउंटर हुए हैं। कल खगड़िया तो आज पटना के मसौढ़ी थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर बिहार छोड़ दें। पुलिस को हाथ खोल दिया, सुशासन न्याय के साथ विकास कर रहा है। क्योंकि सम्राट सरकार अब अपराधियों को बख्शने वाली नहीं है। बिहार पुलिस ने इस बात को एक बार फिर से साबित कर दिया है। पटना की मसौढ़ी में पुलिस ने एक अपराधी का एनकाउंटर किया है। वैसे तो एनकाउंटर का सिलसिला पिछले 10 दिनों से चल रहा है। कल खगड़िया में तो आज पटना के मसौढ़ी थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। चरमा इलाके में हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी को पैर में गोली मारकर घायल कर दिया, जबकि उसके एक अन्य साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल अपराधी मनेर का अजय पासवान है, जिस पर बैंक डकैती, लूट और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। मसौढ़ी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 कुख्यात अपराधी मसौढ़ी थाना क्षेत्र में किसी सोना चांदी की दुकान में लूट की बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने चरमा इलाके में अपराधियों की घेराबंदी कर गिरफ्तारी की कोशिश की, लेकिन खुद को घिरता देख अपराधियों ने पुलिस टीम पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। अपराधियों की गोली पुलिस की गाड़ी में जा लगी, जिसके बाद पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। पटना पुलिस लगातार अपराधियों को खदेड़कर उसे सबक सिखा रही है और भाग रहा है तो उसे लंगड़ा भी कर रही है। तो हम इसी बात को लेकर के मसौढ़ी के इस चरमा में पहुंचे हैं, जहां पर मसौढ़ी पुलिस ने इनकाउंटर किया है ऐसे अपराधी को जो बैंक लूट कांड में वांछित था। अजय पासवान और उसका साथी इधर से ही भाग रहा था। पुलिस को सूचना मिली, पीछा करता हुआ पुलिस पहुंची। जब पुलिस नजदीक पहुंची, उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन वह रुका नहीं, पुलिस पर ही गोली चलानी शुरू कर दी। जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी 2 फायरिंग किया और उसे दबोच लिया। अजय पासवान और उसका साथी दबोचा गया। पुलिस के नियंत्रित जवाबी कार्रवाई में एक गोली अपराधी अजय पासवान के पैर में लगी, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने मौके पर ही उसे दबोच लिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं उसके दूसरे साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से एक पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और 2 खोखा बरामद किया गया। तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पिछले 10 दिनों में पुलिस ने ये 8 एनकाउंटर कहां-कहां किए हैं। जब पुलिस की गाड़ी आते इन्होंने देखा तो इन्होंने पुलिस पे फायरिंग शुरू कर दी। इनके द्वारा 2 राउंड फायरिंग की गई। उसमें से एक गोली पुलिस की गाड़ी पर भी लगी है। एफएसएल की टीम के द्वारा पूरा जांच किया गया है। 10 दिन 8 एनकाउंटर। 27 मई मसौढ़ी, 26 मई खगड़िया, 22 मई जहानाबाद, 21 मई किशनगंज, 20 मई समस्तीपुर, 19 मई पटना, 18 मई सिवान, 18 मई पटना। तो अब आप समझ सकते हैं कि बिहार में अपराध करने वालों का क्या हाल हो रहा है। सरकार या पुलिस पूरी तरह एक्शन में है और गोली का जवाब गोली से ही दिया जा रहा है। पटना में आज हुए एनकाउंटर को भी पुलिस बड़ी सफलता मान रही है। दानापुर से संवाददाता अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट।
और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां सिपाही भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 19,838 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। 12,509 पुरुष अभ्यर्थी सफल हुए। 7,312 महिला अभ्यर्थियों ने बाजी मारी है। 17 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी भी इसमें पास हुए हैं। न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तो अमित, अब रिजल्ट जारी हो गया है। बिल्कुल, देखिए ये रिजल्ट जो है वो जारी हुआ है और रिजल्ट की घोषणा खुद जो केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बोर्ड के जो चेयरपर्सन हैं जितेंद्र कुमार, उन्होंने की है। और उन्होंने बताया है कि ये जो बहाली प्रक्रिया थी वो पूरे पारदर्शिता तरीके से जो है वो की गई है। और इसमें जो विज्ञापन निकाला गया था उसमें 19,838 पदों के लिए सिपाही के बहाली के लिए जो है ये विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें चयन प्रक्रिया जो है वो पारदर्शिता तरीके से की गई। और इसके तहत 12,509 पुरुष जो है वो पास हुए हैं अभ्यर्थी और 7,312 महिला अभ्यर्थी जो है उन्होंने बाजी मारी है। अगर ट्रांसजेंडर की बात करें तो बिहार जो है वो एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जो ट्रांसजेंडर हैं उनको भी बिहार पुलिस में जो है वो बहाल किया जाता है। और ये निर्णय जो है नीतीश कुमार ने लिया था बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए। तो उसके तहत 17 ट्रांसजेंडर जो है उनका भी चयन किया गया है। तो अब ये तमाम जो लोग हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। और उसके बाद जैसे ही इनका प्रशिक्षण पूरा होगा बिहार पुलिस में ये सिपाही के पद पर पदस्थापित होंगे। कानून व्यवस्था जो है संधारण में इनका सहयोग लिया जाएगा। जी ठीक है अमित, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ी कार्रवाई की है। एक साथ 14 सीओ पर मंत्री ने एक्शन ले लिया है। काम में भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनियमितता को लेकर कार्रवाई की गई। और कार्रवाई पर दिलीप जायसवाल ने बयान भी दिया। उन्होंने कहा, विभाग में भ्रष्टाचार और अनियमितता पर जीरो टॉलरेंस जारी रहेगा। आगे भी कार्रवाई के लिए पदाधिकारी तैयार रहें। काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टॉलरेंस, और यही कारण है कि आज सरकार बनने के बाद ये सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है बिहार में। 14 पदाधिकारी पर लापरवाही, भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता के कारण आरोप पत्र गठित हुए हैं और उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई अलग अलग तरह के आरोप हैं और आने वाले समय में मैंने स्पष्ट कहा है कि एक ईमानदार मंत्री किसी भी परिस्थिति में भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेगा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया जाएगा। मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। जिले के महावल में प्रस्तावित अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया है। इसे लेकर ग्रामीणों ने एक बैठक आयोजित कर फैक्ट्री स्थापना पर विरोध जताया और नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि सीमेंट फैक्ट्री लगने से इलाके में प्रदूषण बढ़ेगा, जिसका सीधा असर आसपास के गांव पर पड़ेगा। उनका आरोप है कि पास में बसे ग्रामीण को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और जो भूमि वर्तमान में उपजाऊ है वो बंजर हो जाएगी। ग्रामीणों ने मांग की है कि सीमेंट फैक्ट्री की जगह कोई प्रदूषण रहित उद्योग स्थापित किया जाए। साथ ही फैक्ट्री के खिलाफ दिल्ली तक लड़ाई का ऐलान किया है। 1114 करोड़ रुपए की लागत से महावल में अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का प्लांट लगने जा रहा है, जिससे सारे जनता यहाँ के सीमेंट फैक्ट्री लगने से सारे लोग यहाँ से प्रभावित होंगे। लोगों का रहन सहन प्रभावित होगा। यहाँ करीब करीब हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या प्रभावित है। इस अभियान को सीमेंट फैक्ट्री का बहिष्कार करने के लिए एक बड़ा अभियान की तैयारी के लिए आज पहला मीटिंग किया गया है और आने वाले समय में देखिएगा कि ये जो हम आज महुवल से लेके और पटना तक हम लोग पहुंचने की तैयारी करेंगे। ग्रामीणों में काफ़ी रोष है। सरकार ने इनसे पूछे बगैर सीमेंट फैक्ट्री को परमिशन दे दिया है। जितने भी नियम होते हैं एनजीटी के या जो भी है पोल्यूशन के, किसी को पालन नहीं किया जा रहा है। सीतामढ़ी शहर के प्रसिद्ध पुनौरा धाम मंदिर के पास सरकार की ओर से प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप का अब स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं।
पुनौरा गांव के सरकारी स्कूल में बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे और परियोजना का विरोध किया। ग्रामीण जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि बड़ी मुश्किल से उनके पास खेती गृहस्थी करने के लिए जमीन बचा है, जिसे सरकार अधिग्रहित करने के लिए तैयार बैठी है। ऐसे हालात में उनके लिए घर परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। बता दें कि सीतामढ़ी शहर में माता जानकी के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। सरकार पुनौरा धाम मंदिर के आसपास के इलाके को डेवलप कर उसे सैटेलाइट टाउनशिप के रूप में विकसित करना चाहती है, जिसका नाम सीतापुरम रखा गया है। आज प्रशासन और ग्रामीण के बीच बैठक भी बुलाई गई थी, लेकिन लोगों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। एक मुहिम चलाया गया है जिसका नाम सीतापुरम है। इस सीतापुरम के नाम पर गरीबों को यहाँ से जमीन उनका ले लिया जाएगा और उनको मिलेगा क्या? जब जमीन नहीं रहेगा, जमीन नहीं रहेगा तो वो जो पुरखों का जमीन है उनका शरीर सरकार हड़प लेगी, तो उसके बाद ना तो उनके पास उपजाने के लायक रहेगा, ना वो अनुपजा पाएंगे। खेती ही नहीं होगा तो किसान मुआवजा लेकर के क्या करेगा? साल भर खा लेगा, उसके बाद क्या करेगा? तो मुआवजा नहीं लेंगे? नहीं, हम लोग को मुआवजा नहीं, जमीन भी नहीं देंगे। जमीन भी नहीं देंगे। टाउनशिप का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। टाउनशिप नहीं बनना चाहिए। अब मंदिर का विकास कराइए, जिसको विकास करना होगा मंदिर के कमाई से खुद भी। आरा में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी है। ऐसे में संभावित खतरों को देखते हुए सदर अस्पताल में स्पेशल हीट वेव वार्ड तैयार किया गया है, जिसमें मरीजों के लिए 7 बेड सुरक्षित रखे गए हैं। साथ ही वार्ड में एयर कंडीशनर, आवश्यक दवाइयां, आइस बैग समेत तमाम जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। गर्मी को देखते हुए अस्पताल प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। भीषण गर्मी एवं लू का कहर जारी है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने के कारण भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं, ये आरा सदर अस्पताल का हीट वेव वार्ड है। इसको स्पेशली यानी सुरक्षित तौर पर हीट वेव के गंभीर रूप से जो बीमार मरीज है उनके लिए रखा गया है। देखिए 7 बेड आरक्षित किए गए हैं। तमाम जो पेशेंट हैं उनके लिए 2 एयर कंडीशन लगाए गए हैं और तमाम जो जीवन रक्षक दवाएं हैं वो यहाँ उपलब्ध है। ये स्पेशल हीट वेव मरीजों के लिए ये वार्ड को आरक्षित किया गया है, क्योंकि लगातार गर्मी के बढ़ने के कारण जो मरीज की संख्या है उसमें लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है और हर रोज काफी संख्या में जो मरीज हैं हीट वेव के वो सदर अस्पताल में पहुंच रहे हैं। उसी को लेकर के इस स्पेशल हीट वेव वार्ड को बनाया गया है। ये स्पेशल वार्ड बनाया गया, क्या क्या सुविधाएं हैं मरीजों के लिए? ये स्पेशल हीट वेव के लिए वार्ड तैयार किया गया, जिसमें 7 बेड है और सारे मेडिसिन उपलब्ध हैं। जो भी हीट वेव के लिए इमरजेंसी ड्रग्स वगैरह है, ORS है, आइस पैक वगैरह है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर, ताकि मरीज जो भी हीट वेव वाले मरीज हैं उनको सुविधा हो। तो बिल्कुल देखिए, तमाम जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, हीट वेव से जरूरी दवाएं हैं, उनको यहाँ रखा गया है और इसको स्पेशली इसी के लिए बनाया गया है ताकि जो हीट वेव से जुड़े हुए मरीज आए उनको यहाँ भर्ती किया जा सके, उनका इलाज हो सके। उसी को लेकर के आरा के सदर अस्पताल में इस हीट वेव वार्ड को बनाया गया है। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। सासाराम के सदर अस्पताल की स्थिति डॉक्टरों के मनमानी के कारण काफी खराब हो गई है। शहर में भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में इस गर्मी में किसी तरह दूर दराज से इलाज कराने पहुंच रहे हैं, लेकिन मरीजों को जब ओपीडी में डॉक्टर नहीं मिल रहे तो मरीज की परेशानी बढ़ जाती है। बताया गया कि डॉक्टर अपने वेतन विसंगतियों और बायोमेट्रिक को लेकर सामूहिक रूप से सदर अस्पताल का ओपीडी छोड़कर सिविल सर्जन से मिलने चले गए। अब इस दौरान 2 घंटे से ज्यादा तक ओपीडी में इस भीषण गर्मी में मरीज परेशान रहे। मैं अभी हूँ सासाराम के सदर अस्पताल में और सदर अस्पताल में आप देख सकते हैं कि मरीजों की संख्या आप देख सकते हैं कितनी अधिक है, क्योंकि गर्मी अधिक है और ऐसे में गर्मी के कारण जो बीमारियां हो रही हैं उससे बहुत से लोग परेशान हैं। और बड़ी बात यह है कि सदर अस्पताल के सामान्य वार्ड में फिलहाल अभी डॉक्टर आपको नजर नहीं मिलेंगे। आपको डॉक्टर साहब यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं और बाहर का नजारा मैं दिखा रहा हूँ कि कितनी लोग खड़े हैं यहाँ पर। कब से खड़े हैं यहाँ पे? 2 घंटे से खड़े हैं। कहाँ आए हैं? दवा लेने सरकारी हॉस्पिटल में। अच्छा, डॉक्टर साहब नहीं हैं? नहीं आए हैं। अच्छा, क्या परेशानी है आपको? दर्द बुखार है ज्यादा। तो यहाँ डॉक्टर साहब के पास नंबर भी लगे हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? बिंदा कुमारी।
आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है डॉक्टर साहब एक्चुअली कुछ वेतन विसंगति की मामला है, कुछ महीने से वेतन नहीं मिल रहा है डॉक्टर लोगों को, इसलिए कुछ डॉक्टर जो हैं वो उन लोग को लगातार वो बता रहे हैं कि उन्हें वेतन समय पर नहीं मिल रहा है, इसलिए वो अपने अधिकारी के पास गए हैं। अब मैं दिखाना चाहूँगा कि डॉक्टर का चैम्बर है, उनका चेयर है और डॉक्टर साहब भी। डॉक्टर साहब कहाँ गए हैं? डॉक्टर साहब सीएफ ऑफिस में गए हैं। सीएफआर के ऑफिस में गए हैं, सिविल सर्जन सर के ऑफिस में। सुना है 2 घंटा से यहाँ नहीं है? नहीं 2 घंटा नहीं, लगभग में आधा घंटा हुआ। क्या नाम है आपका? योगेंद्र कुमार। कौन है आप? डाटा एंट्री ऑपरेटर। क्योंकि बहुत दूर दूर से मरीज यहाँ पहुँच आ रहे हैं। शहर में भीषण गर्मी पड़ रही है और गर्मी के कारण कई लोग बीमार पड़ रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पहुँचे हैं और ऐसे में अगर समय पर डॉक्टर आपको नहीं मिले तो आप समझ सकते हैं कितनी परेशानी है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम।